खुशामदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं GTS से मखदूम मोहसिन साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे सर, खैरियत से? सर, बल्दियाती तरमीम बिल के हवाले से आपको सब पता है, जिस तरह से आज जमात इस्लामी 2 रोज़ हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए, और काफ़ी बड़ी तादाद में जो उनके कारकुनान की भी शिरकत है उस सिंध असेंबली के बाहर, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग किस तरह से देखते हैं ये बल्दियाती तरमीमी बिल, वो किस तरह से, जिस तरह से और दीगर जमातें कहते हैं काला कानून? जी देखें, पहली बात कि बल्दियाती निज़ाम दुनिया में अगर आप कहीं पे भी देख लें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बल्दियाती निज़ाम का मकसद होता है कि इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकली। पाकिस्तान की तारीख में भी हमारी बदकिस्मती है कि जब भी कोई जमहूरियती, जिसको हम सो कॉल्ड जमहूरियत के टेन्योर्स कहते हैं, उसमें आज तक बल्दियाती इलेक्शन हुए नहीं हैं। एक इलेक्शन हुए थे 2015 में, उसमें भी आपको याद होगा कि अख्तियारात नहीं थे। उसमें सबूत ये था कि मेयर कराची सबसे बड़ी पोस्ट वो थी, उसके बाद फिर मेयर मेट्रोपॉलिटन आते थे या फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन आते थे, तो उनके पास भी कोई पावर नहीं थे। वो 5 साल तक, 4 साल तक जो टाइम पीरियड था 2015 से लेकर 2019 तक, वो कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाते रहे, मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते रहे, लेकिन उनको भी पावर नहीं मिले। तो वो भी कोर्ट्स के प्रेशर में आके उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाया। अभी भी आप देख लें कि ये एक सिस्टम बनाया गया है ताकि नीची सतह तक इक़्तिदार जो है या फंड्स जो है वो मुंतकिल ना हो सके। अब जब तक देखें, पार्लियामेंटेरियंस का काम नालियां साफ करवाना नहीं है, रोड रास्ते बनवाना नहीं है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आप इंडिया का एग्जांपल ले लें, आप ब्रिटिश लंदन का एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड का एग्जांपल ले लें, अमेरिका का एग्जांपल ले लें, ये सारे काम लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे करते हैं। ये काम काउंसलर सतह के लोगों का, ठीक यूनियन है। काउंसिल के नाज़िम सतह के लोगों का, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन सतह के लोगों का है। अब मसला ये कि ये मौजूदा सिंध हुकूमत जो है वो फंड्स अपने आप तक महदूद रखना चाह रहे हैं, और उसका सबूत ये कि 2015 से 2019 का आप पूरा ट्रामा आप देख रहे हैं कि बाकी हाँ, अलबत्ता जिन दौरों को ये डिक्टेटर्स का दौर कहते हैं, 2001 में जो बल्दियाती निज़ाम जो दानियाल अजीज ने बनाया था और जो मुशर्रफ साहब के टाइम पे जो इम्पोज हुआ था, वो बेहतर था, इससे बेहतर था। 2001 से 2005, 2005 से 2009 बेहतर था। इनफैक्ट 86 वाला निज़ाम भी बेहतर था, जिस निज़ाम के तहत लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे। एटलीस्ट लोगों तक पावर तो मुंतकिल हो रहा था। अब तो लोग, अगर यही निज़ाम है तो मैं नहीं समझता कि फिर तो ये तो पूरी एक्सरसाइज ही फिजूल है कि आप इलेक्शन कंट्री के इलेक्शन लड़ना भी आजकल जो इकोनॉमिकल दौर है, हर किसी के बस की बात नहीं रही। सही बात मतलब है। आप अगर नॉर्मल प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन लड़ते हैं, नेशनल असेंबली के इलेक्शन करते हैं या लोकल बॉडीज, तो मैं समझता हूँ उससे भी मुश्किल इलेक्शन है। आप लोकल बरादरियों को टारगेट करते हैं, आप लोकल सतह पे आप जाते हैं, हर यूनियन काउंसिल पे आप एक हर काउंसलर सतह पे एक गली पे आपको एक अलग अलग कैंडिडेट डिसाइड करना पड़ता है, फिर वहां पे मसले मसाइल, फिर वहां पे आप सेलेक्ट करते हैं। तो ये एक टैक्ट है कि जिस तरह से पहली बात तो मैं नहीं समझता कि सिंध हुकूमत अभी भी मूड में है लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाने की। ये बिल बनाया ही इसलिए गया है कि इस पे सवालिया निशान हो और इस पे तजाद हो, ताकि डिले की तरफ हम जा सकें। जैसे अभी भी मार्च में इलेक्शन थे ड्यू, फिर उन्होंने एक बहाना बना कि अब 2 महीने डिले कर दिए। अब मेरा नहीं ख्याल कि मई में जो अभी ड्यू है, अप्रैल में भी ये फिर कोई और रीजन बना देंगे। ये जनरल इलेक्शन तक इस चीज को ड्रैग करते जाएंगे, और आप देखिएगा कि अगर कोर्ट से इंटरवीन नहीं किया इतना ज्यादा, तो बल्दियाती इलेक्शन मुझे 2023 के इंतखाबात से पहले मुझे होते हुए नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, GDA भी प्रोटेस्ट कर रही है, जिस तरह से अभी अली खुर्शीदी साहब ने बताया कि पूरे सिंध में ही तकरीबन मेरे ख्याल से बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से, क्या सिंध पीपल्स पार्टी को सिंध में कोई मतलब फर्क पड़ सकता है? देखिए, जहां पे भी इत्तेफाक होगा, देखिए एक ताकत तो है ना। आप GDA को ले लें, आप PTI को ले लें, आप MQM को ले लें, ये वो पार्टीज है जिनकी रिप्रेजेंटेशन है असेंबलीज में। अच्छा, उसके ठीक है। अलावा भी आप देख लें कि माजी में भी जब PTI तो खैर नई जमात है और वो ज्यादा वक्त चलते हुए मुझे नजर नहीं आ रही, दो के हम उनके कॉलेजन पार्टनर्स, लेकिन माजी सही। में भी आप 2002 से 2008 का टाइम दे लें, तब हम GDA के चाहे SDA थे। जब हमारे अरबाब गुलाम नबी साहब चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुए थे, उससे पहले अली मोहम्मद महर चीफ मिनिस्टर थे, तब भी MQM के साथ हमने इताद किया था और काफ लीग थी, हमने मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म की हैं। और ये हम एक हकीकत है। जैसे कराची में MQM में एक हकीकत है, इंटीरियर सिंध में हम लोग एक हकीकत है। फिर वो टाइम के साथ कभी कम सीटें, कभी ज्यादा सीटें, पर सही। फैक्ट ये बाकी, वहाँ बाकी कभी एक काफ लीग आ जाती है, कभी PTI आ जाती है, तो फिर वक्त के साथ, मौसम के साथ आते हैं, फिर मौसम के साथ चले भी जाते ठीक हैं। है जी, अली साहब। मेरे ख्याल से इस पे जो भाई ने बात की है बिल्कुल ठीक है कि बल्दियात को लेकर आइन जो हमारा है बड़ा क्लियर है। आइन
उसकी जो 140 ए की शिक है उसको अगर आप कंप्लाई कर लेते हो तो आप एक अच्छा निज़ाम दे देते हो। एग्जाम्पल आपके सामने कि ड्यूरिंग डिक्टेटरशिप जो ये 3rd ईयर गवर्नमेंट का निज़ाम आया वो ज़्यादा एम्पावर था, वो ज़्यादा निचली सतह पे फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मिली हुई थी। और उसके बाद हो रहा ये था कि गली में अगर किसी का गटर बह रहा है ना तो अब उसके डोर स्टेप पे उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि उसी इलाके का है, जो कि उस इलाके को ज़्यादा बेहतर अंदाज से जानता है, वो उसके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी होती थी और वो उसको जो है वो रिपेयर करके चीजें ठीक करके नया लाइन डाल के सिवरेज हो गया, रोड हो गया, छोटी मोटी गलियां हो गई, तो ये काम हो जाते थे। इसीलिए आपको नजर आया कि जी उन एरा में काम बेहतर हुआ। जो शहरी सिंध के जो हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची कहलाती थी, आपको नजर आया कि जी वहां पे काम हो, चाहे वो नेमतुल्लाह खान साहब का दौर हो या हमारे मेयर का दौर हो, ठीक है ना। अभी की सूरत हाल ये कि इनकी नीयतें ठीक नहीं है। देखिए अगर जमहूरी जमात, जो कि सो कॉल्ड जमहूरी जमाती मैं कहूंगा, क्योंकि अगर उनको आइन की इतनी फिक्र होती ना तो 2008 से लेकर ड्रैग करते करते 2013 आ गया और फिर 13 के बाद 15 आ गया। बात ये कहना चाहूंगी क्योंकि इख्तियारात की मांग भी आप लोगों की थी, अगर अब वो इख्तियारात देने पर तैयार हो गए, जिस तरह से वो कहते हैं कि आप लोगों ने बिल पढ़ा है, तो उसमें सारे इख्तियारात उनको प्रॉपर नहीं है ना। मैं यही तो गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का आपने को चेयरमैन जो है वो मेयर कराची को लगा दिया, जो भी होगा उस जो भी मेयर आएगा उसके ऊपर एक स्टीयरिंग कमेटी डाल दी है, स्टीयरिंग कमेटी जो है वो फाइनेंशियल मामला देखेगी, तो मेयर क्या करेगा, भुट्टे बुनने के लिए उसको बिठाया वहां पे। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए बहुत सारी इन्होंने वादे वईद किए हैं। ये वादे वही 2016 में सीएम असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके बोल रहा था कि जी मैं प्रॉपर्टी टैक्स लोकल टैक्स से मैं लोकल गवर्नमेंट को दूंगा। जब तक मेयर कराची रहा 2019 तक, तब तक प्रॉपर्टी टैक्स 3rd ईयर गवर्नमेंट को नहीं लेने दिया, प्रोविंस लेता था, एक्साइज वाले लेते थे। आज तक एज ऑफ टुडे अब ये कमिटमेंट कर रहे हैं नहीं नहीं जी हम ये तो लोकल टैक्स से हम इनकी किस बात पे भरोसा किया जाए? ये करते कब है? ये जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है। सर पीटीआई पे भी तो भरोसा करके आप लोग आज 3.25 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आप लोग इत्तेहादी है उनके, रहा है ना ऐसा। तो आपकी जो डिमांड्स थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जो आपके 3-4 मुतालबात थे। मैं गुजारिश करूं कि इनका तो पास रिकॉर्ड रहा है, हम इनके साथ हुकूमतों में बैठे हैं, इनका रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने काम नहीं करना, इन्होंने जो करना होता है वो कर रहे हैं, जिसके लिए केसेस भुगत रहे हैं, ठीक है। रही बात पीटीआई की, भाई बात ये जो छोटी जमातें हैं उनके पास ऑप्शन क्या है? अब ये जीडीए बैठी हुई है, फंक्शन लीग हो गई, मतलब अब तो पार्ट है जीडीए का, ये एमक्यूएम हो गई है, ये एक स्पेसिफिक एक नंबर्स लेकर आते हैं और उसके उन नंबर्स के बाद उनको उस जमात के साथ क्लब करना होता है जिसको वो समझते हैं कि जी ये पाकिस्तान की बेहतरी कर सकते हैं। यही है ना। दो बड़ी सियासी जमातें, 2018 में ट्रैक चेंज हुआ, चीजें सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हुआ। एक थर्ड पार्टी जो है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं वो आ गई और उन्होंने तब्दीली का नारा लगाया, जी हम बेहतर करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव? छोटी जमातों के पास यही है ना, यही 3-4 है। अनलेस एंड अनटिल के हमें जो है वो पॉलिटिकल आजादी मिल जाए, छोटी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो उसमें जीडी हो, जिसमें एमक्यूएम हो, जिसमें जमात इस्लामी हो, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, इनको फ्लरिश करने कहाँ दिया जाता है इस पॉलिटिकल सिस्टम में? ये भी तो मतलब एक लॉन्ग डिबेट है, लंबी डिस्कशन हो जाएगी इस पे। तो हमारे पास ऑप्शन ये था कि पीटीआई, हमें लगा कि जी ये तो दोनों बड़े, इन्होंने 90 की दिहाई में ना बड़े इन्होंने गेम खेले, पहले तुम्हारी बारी फिर मेरी बारी, फिर तुम्हारी बारी फिर मेरी बारी, फिर लास्ट में 8 से 13 तक हम तो इनके साथ बैठ गए थे जाके। उस वक्त क्या हुआ, हम एक बल्दी, मैंने तो बताता हूँ ना कि हम उनके इत्तेहादी होने के साथ हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम उनसे एक बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सके थे 8 से 13 में। किसने करवाए? सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे हुए। किस निजाम के तहत हुए? एक ऐसे निजाम के तहत उसमें जब तक मेयर एमक्यूएम का था बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता था, बड़ा कि जी ये मेयर काम नहीं करता और फलाना है और ढिमका है। आज सब जमातें मिलके कह रही हूँ निजाम ही गलत था यार, उसमें काम ही नहीं हो सकता था। तो देखिए ये सारी हकीकतों को तस्लीम करना होगा। हम जब तक हम देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ कराची का नहीं है, कराची से कश्मीर तक का प्रॉब्लम है भाई। कश्मीर का भी जो रिप्रेजेंटेटिव होगा जो लोकल गवर्नमेंट का, उसके पास क्यों नहीं होने चाहिए फाइनेंशियल अथॉरिटी? क्यों उधर का एमपीए जो है वो सांप बन के बैठा हुआ है और फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है वो सूबे के पास रहे तमाम चीजें? मेरा किसी एमपीए का काम नहीं है बैठ के ये गलियां सड़कें, और अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है। मीडिएशन करते करते हम चले जाते हैं रोड पे इफ्तिताह करने। क्योंकि अवाम जब वोट आप लोग के देती है ना तो अवाम की उम्मीदें भी आप लोगों से होती है। प्रॉब्लम ये इदारों को ठीक करना होगा, निजाम को ठीक करना होगा।
ये जिम्मेदारियां बनती हैं थर्ड टीयर गवर्नमेंट की। थर्ड टीयर में भी लोकल जो हमारी जमातें होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। जब मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा या मेरी जमात अच्छा परफॉर्म करेगी तो मुझे वहां से अल्टीमेटली वोट मिल जाएंगे, चाहे वो एमपी के लिए मिले चाहे एमएनए के लिए मिले। यहाँ तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस निजाम को। मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा हूं। पंजाब में क्या हाल किया हुआ है, केपी में क्या हाल किया, ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो गलत है वो गलत है, खत्म हो गई बात। थर्ड टीयर एक गवर्नमेंट है, यहां पर इसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मर्जी होगी तो करा लेंगे इंतखाबात, नहीं होगी तो भाड़ में जाओ। ये वाले सिस्टम को हमें ठीक करने की जरूरत है। जी, मिनी बजट पेश किया जा रहा है 2022 में के मतलब दाखिल होते ही 4 रुपए फ्री लीटर फिर से पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। आवाम को पहले दिन का पहला तोहफा तो मिल चुका है। अब मिनी बजट के जो जरिए जो आवाम को एक बड़ा एक और उनके ऊपर बहरान लाया जा रहा है, किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, मिनी बजट ये तो सबको पता है, और जैसे आपने कहा कि आप लोग 3-3.5 साल से इत्तेहाद में बैठे हुए हैं, तो ये सवाल मेरे ख्याल से मुझ पे भी अप्लाई होता है। बिल्कुल लाजमी बात मसला है। ये है कि देखिए, पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज अलग होती हैं। जैसे भाई ने कहा कि यही 2-3 जमातें हैं, और आप देखिए इत्तेहाद एक अलग चीज है। 2008 में जब मोहतरमा शहीद जब वापस आई थी पाकिस्तान में, तब उन्होंने एक लेटर लिखा था 2007 में कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो ये 4-6 लोगों का नाम लिखे थे कि ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। उन्होंने लिखा था चौधरी परवेज लाई विल बी रिस्पॉन्सिबल, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उस टाइम पे। फिर जब मोहतरमा की शहादत हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मोहतरमा की शहादत के बदले मिला। उसी परवेज लाई को पीपल्स पार्टी ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया था। ये तारीख है, ठीक है। इत्तेहाद एक अलग चीज होता है और अपना नजरिया एक अलग चीज होता है। हम कोई देखें, हम जीडीए हो गए, एमक्यूएम हो गई, ये पीटीआई की सब जमातें नहीं हैं। हम खुलकर बोल दे, कोई भी पीटीआई का एमपी हो, पीटीआई का मेंबर हो, कोई पीटीआई का कोई भी कारकुन हो, वो पीटीआई को गलत लीडरशिप को गलत नहीं कह सकता। हम उनको आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें, ये हमारे मुतालबात हैं, ये हम पूरे करें, नहीं तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सही। वो एक कोलिजन है। इत्तेहाद मींस बराबरी की बुनियाद पे, चाहे हम हमारे नंबर्स कम है लेकिन इत्तेहाद है। और दूसरी चीज जैसे आपने कहा कि ये जो मिनी बजट है, देखिए आईएमएफ का ये मेरे ख्याल से पीटीआई तो ये गई है, पहला पीटीआई का प्रोग्राम है आईएमएफ के पास, ठीक है। इससे पहले भी मैं अगर फिगर मेरे जहन से निकलेंगे 18वां या 20वां आईएमएफ का प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक है। तो माजी हुकूमतों में भी नवाज शरीफ साहब भी जाते रहे हैं, जरदारी साहब भी गए हैं, उससे पहले मुशर्रफ साहब ने के टाइम पे भी आईएमएफ के प्रोग्राम्स हुए। तो जब भी आप आईएमएफ से जब भी आप किसी से कर्जा लेंगे तो जाहिर है दैट्स अंडरस्टूड कि आपकी नहीं करेंसी सर, अब भी एकदम से मिनी बजट पेश करने का आईएमएफ मकसद की टर्म्स पे हुआ है ना। मैं आपको वही तो उसी पे ही मैं आ रहा हूँ बिल्कुल कि आईएमएफ ने ये कंडीशंस रखी हैं, आईएमएफ ने हमें बाउंड किया है। आप जब भी किसी से कर्जा लेंगे आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे लेंगे, फिर आपकी करेंसी भी डीवैल्यू होगी, फिर आपकी इकोनॉमी भी डिस्टेबलाइज होगी। जाहिर आप कर्जी हैं तो जाहिर आप उस हिसाब से काम करेंगे ना। तो आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इसलिए मिनी बजट पेश किया गया। उसकी वजह जाहिर है, अंडरस्टूड है, पेट्रोल भी बढ़ेगा, बिजली भी बढ़ेगी, आटा भी बढ़ेगा। और अब तो फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस को भी उन्होंने ऐसा ग्रे मार्केट कर दिए कि हमारी प्राइमरी सेक्टर से वाबस्ता हमारा मुल्क है और यहाँ पे जो है आप देखें कि खाद अवेलेबल यूरिया अवेलेबल नहीं है। यूरिया का डीडी रेट जो 1800 है, यहाँ पे 2700 पे ब्लैक पे बेच रहे हैं। अब तो ब्लैक पे भी नहीं मिल रहा, ब्लैक पे लेने के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ी। तो ये एक नाइंसाफी है। और पहले तो मैं कहता था, जब ये मुख्तलिफ टॉक शोज प्रोग्राम्स में कहते थे कि मैं ही कहता था कि 2 साल हो गए हैं अब, लेकिन इनको आप नए इनको टाइम दें, एटलीस्ट इनको 4 साल 4.5 साल दें। लेकिन अब जब 3.5 साल का टाइम पीरियड गुजर गया है तो मैं समझता हूँ कि ये अब दूसरी काफ लीग बनने जा रही है ये। अच्छा। और अब जो सूरत हाल है 4-5 साल पूरा अगर ये इनको पूरे करने देंगे तो ये और खराब होंगे। और मुल्क के लिए मैं पाकिस्तान का अल्लाह, अगर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान ही ऑप्शन है तो मैं कहता हूँ इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है जी अली साहब। बुनियादी बातें वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस निज़ाम को जो इसे बताया गया, लाजमी सी बात है जब आप किसी से पैसे ले रहे होते हो ना तो फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे। अब ये थोड़ी है कि मैं आपसे कर्ज भी ले रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतनी तारीख को दूंगा। भाई उनको तो वे आउट चाहिए कि आप अपना ये जो आप मुझसे कर्ज ले लो इसको पे ऑफ कैसे करोगे। पे ऑफ करने के लिए उनके पास जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम पुराने कर्जे दे रहे हैं। तो जब नए कर्जे लेने तो फिर नए रिसोर्सेज भी चाहिए, नए रिसोर्सेज चाहिए तो फिर उनको इसी टाइप का नया बजट, मिनी बजट आ जाता है। नहीं होना चाहिए, ऑल्टरनेट्स पे जाना चाहिए। मैंने फिर बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास बहुत सारे हैं, हम ऑलरेडी हम दे रहे हैं।
डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारा स्पेस मौजूद है जहां पे काम किया जा सकता है। ये हुकूमत क्यों नहीं काम कर रही है या पिछली हुकूमत तो क्यों नहीं किया, मेरी समझ से बाला तार है। ये हम दोबारा गुजारिश, मतलब हम फॉर्मली, लाजमी सी बात है, जब पीटीआई के साथ दोस्तों के साथ बैठेंगे तो ये चीज़ें उनके सामने भी रखेंगे कि आप बजाय इसके कि इस सिस्टम में जिसमें आप इन्फेंट का जो दूध होता है उस पर भी टैक्स ले रहे हो, तो मतलब बहुत सारे, आप इनकी डिटेल्स जाएंगे तो आप थोड़ा सा खुद शॉकिंग लगेगा कि ये अब छोड़ा क्या है इन्होंने। मतलब नई नई चीजें निकाल निकाल के जो है ना उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। यकीन मानिए, मैंने गो थ्रू किया था थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इन्होंने पता नहीं इतनी रिसर्च कहाँ से की कि ये वाली चीज पे जो है वो टैक्स 12% था, इसको 17 कर दो। इसमें 5 था, मतलब 144 प्रोडक्ट्स, 144 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे 5 या 12% था, उसको सबको उठा के जो है वो 17% पे ले। तो ये बाकायदा बड़ी जबरदस्त रिसर्च के साथ ये काम हुआ है। आप लोगों के लिए भी नहीं इसके ऊपर आवाज उठाएं, मैंने बताया ना, जो तरीकेकार है, जो तरीकेकार है उस पे बात होगी, यकीनन करेंगे। एमक्यूएम ने बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन दी थी। कल पूरा दिन मतलब ये सारे न्यूज चलती रही है ना, और उसके बाद जब ये बिल टेबल हुआ था तो हमने बिल्कुल ओपनली कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हमें बताना चाहिए था कि हम ये चीज करने जा रहे हैं, हम इनके इत्यादी हैं ना, जीडीए को पता ना हमें पता। बिल्कुल सीरियस मैं बिल्कुल डिस्कशन कर रहा हूँ कि जब एक चीज हमें पता ही नहीं है हम क्यों उसको सपोर्ट करेंगे, हम ब्लाइंडली तो हम क्यों करें, क्योंकि हमें आवाम में नहीं बैठना होता क्या? क्या आवाम हमें हम उनका आंसरेबल नहीं है क्या? ये वाली ऐसी सिचुएशन है कि जिसपे इत्तेहादी जो है हम उनको अच्छी बात पे उनको सपोर्ट करेंगे और जो बुरी बात होगी उस पे ओपनली क्रिटिसाइज करेंगे। तो आगे की क्या हिकमत अमली लेट्स सी कि अब ये क़यादत बैठेगी और इस पे मतलब इसके हक में या उसके अगेंस्ट में, ये सारी चीजें तो बात की बात है, बट इस पे हमने स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन शो करना था, वो हमने बिल्कुल किया। कल मेरे ख्याल से असेंबली लगेगी वहां पे और उससे पहले जो कायदीन है दोनों जमातों के वो बैठ के बात करेंगे। हमारी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है इसमें। नहीं बजट क्या हिकमत अमली तैयार की है, मतलब ये जो टैक्सेस हैं फिर से महंगाई। देखिए रिजर्वेशंस तो हमारी हैं, रिजर्वेशंस हम बार बार पेश करते हैं मीटिंग्स में, और उसका ये सबूत ये है कि जब आइलैंड्स वाला इशू हुआ था तब भी हमने एक अलग अपना मौक़िफ़ दिया था। अब देखना ये कि ऑप्शन क्या है, मुझे आप एक चीज़ बताएं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, इनको छोड़ देते हैं, क्या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करें? वो तो इनसे भी बदतर है। आपको 2008 से 13 वाला टाइम याद नहीं है? टाइम पीरियड किस तरह धमाके होते थे, किस तरह दहशतगर्दी होती थी, किस तरह लोड शेडिंग होती थी, किस तरह मसले मसाइल होते थे। लोड शेडिंग तो अभी भी है, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही अभी है, लेकिन इससे बेहतर कोई, असल में नेशनल लीडरशिप का फुकदान है पाकिस्तान में। और मसला ये कि हमारी लीडरशिप को, जो भी लीडरशिप है उनको समझना होगा कि जब तक पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पे नहीं होगी तब तक मसाइल का हल नहीं निकलेगा। आप 65 का दौर देख लें, जब फातिमा जिन्ना और अयूब खान का दौर था तब भी एक पेज पे नहीं थे, सफर मुल्क ने किया। भुट्टो और ज़िया वाला दौर देख लें तब भी सफर मुल्क ने किया। आप नवाज शरीफ और मुशर्रफ का टसल देख लें तब भी सफर मुल्क ने किया। अब नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो इख्तलाफात हैं सफर मुल्क कर रहा है। तो मुल्क के लिए एक प्रॉपर लीडरशिप की जरूरत है। जब तक वो, और जब तक अवाम, देखिए लीडर्स बनाते कौन, अवाम बनाता है ना। जब तक अवाम अपने शऊर का सही तरीके से इस्तेमाल करेगी और अवाम के वोट पे जब तक डाका डालना बंद नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता कि इस मुल्क का निज़ाम ठीक अंदाज से चल पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल था वो वही है, जीडीए ने आगे की क्या हिकमत हमने तैयार की है महंगाई के बहरान के हवाले से? देखिए जीडीए अपने रिजर्वेशंस प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाएगी, उसके बाद भी हमें नहीं लगता कि कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के बस में नहीं है ना। अब IMF के साथ आप डील कर चुके हैं। आप ये अभी तो मिनी बजट पेश हुआ है, जब मई जून में जब नया बजट पेश होगा उसमें इसके से ज्यादा आप देखेंगे कि महंगाई और बढ़ेगी और टैक्सेस इंपोज होंगे। तो ये हमारा यही रिजर्वेशंस करेंगे, उसके बाद ज्यादा हम ये करते हैं, हम अपना इताद खत्म करके जब इलेक्शंस आएंगे 2023 में आए या 22 के एंड में, तो उसमें फिर हम एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को शामिल करेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन खुश आमदीद। मोहसिन साहब, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहती हूँ उसको वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। जी हम बात कर रहे थे, वो दौर निज़ामत आप बता रहे थे उनके किस किस तरह से क्या क्या इनको इख्तियारात दिए गए थे, और अब के जो इख्तियारात है वो किस तरह से आप देखते हैं?
देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत के जो जिसको सो कॉल जमहूरियत के दौर कहते हैं, वो पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के हो, नवाज शरीफ के हो, या इनफैक्ट ये जो पीटीआई के हैं, इनमें पीटीआई तो फिर भी लोकल बॉडीज इलेक्शंस का उन्होंने केपीके में करवा के एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। और इस बार तो हम एक नई चीज़ देख रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो खुद ही इलेक्शंस हार रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ ये अवाम का रेफरेंडम है। जैसे आपने कहा कि मिनी बजट के बारे में आपने मुझसे सवाल किया था ब्रेक से पहले, तो अभी आप देख लें कि जैसे मिनी बजट अभी पेश हुआ है तो अवाम पे टैक्सेस इंपोज होंगे, और जब जुलाई में जब दूसरा बजट पेश होगा तो उसमें ज्यादा टैक्सेस इंपोज होंगे। सर कैसे अवाम सरवाइव करेगी, मतलब अवाम को सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन इज दैट हम मकरूज हैं ना, हम आईएमएफ के साथ मकरूज हैं। आप देखें, कहते हैं ग्लोबली कोविड था, कोविड दुनिया में था, लेकिन आप एक चीज देख लें कि कोविड दुनिया में था, लेकिन बांग्लादेश की करेंसी डीवैल्यू हो रही है, नहीं हो रही। अफगानिस्तान की करेंसी डीवैल्यू हो रही है, नहीं हो रही। लेकिन सिर्फ करेंसी भी हमारी डीवैल्यू हो रही है। यही एक रीजन है कि हम मकरूज हैं, वो आईएमएफ के साथ नहीं जा रहे, इंडिया आईएमएफ के पास नहीं जा रहा। हालांकि कोविड के क्राइसिस इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा थे, केसेस ज्यादा थे। और ये जैसे आपने कहा कि ये निजाम ठीक तब तक नहीं है, जैसे इन्होंने कहा था, भाई ने जैसे कहा था प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम पहले, कि इनकी नीयतें दुरुस्त नहीं है, और ये अक्सर में निचली सतह तक इक़्तिदार मुंतकिल करना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि सारे फंड्स हम तक ही रहें। अब जैसे फंड्स आते हैं सिंध गवर्नमेंट के पास, वो चीफ मिनिस्टर के पास है, चीफ मिनिस्टर का राइट है, वो किसी को भी देते हैं। जब ये लोकल गवर्नमेंट का प्रॉपर निजाम होगा तब ये फंड्स का अख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होगा, ये काउंसलर सतह तक नीचे मुंतकिल होंगे। फिर आपको 10-15 लोगों से सिग्नेचर्स करवाने पड़ेंगे। अब बेहतर है एक से करवाने, तो उससे बेहतर है कि लोकल गवर्नमेंट का निजाम आप लाई नहीं लेकर आए। सर ये जो अभी इन्होंने बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से जो इसमें चेंजेस की गई हैं, इम्प्लीमेंटेशन की गई है, क्या समझते हैं ये जो जिस तरह से भी सारी जमातें प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी इसमें कोई आगे के हिकमत अमली तैयार करेगी या इसी के ऊपर डटी रहेगी? पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से तो ये एक डिले टेक्निक है, और वो चाहते हैं कि इसको ऐसे मुतनाज़ा बनाएं ताकि लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन से बचा जा सके। और ये मेरा ख्याल है कि 2023 के इंतखाबात से पहले ये लोकल बॉडी इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। पहले उन्होंने 2017 के सेंसस को बुनियाद बनाकर इन्होंने 2019 से लेकर 2022 तक 3 साल ऑलरेडी ये डिले कर चुके हैं, वरना 2019 में प्रॉपर इलेक्शन होने थे। जब 2015 से 2019 में जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे तो उनका टर्म 2019 में खत्म हो गया था, तो इलेक्शंस ड्यू 2019 में थे। इन्होंने 2022 तक भी डिले किया है। अब मार्च में ड्यू थे इलेक्शंस, तो फिर अब उन्होंने कहा है कि कोर्ट्स में निज़ाम पे प्रॉपर ये सिस्टम नहीं है, एतराज़ात नहीं हो सकेंगे, और वो डीलिमिटेशंस नहीं हो पाएंगी, हद दखलियाँ नहीं हो पाएंगी। तो अब 2-3 महीने तो और इन्होंने एक ले लिया है, ये समझे कि मिड 2022 तक तो ये लेके चले गए अभी भी। अच्छा। फिर ये मेरा ख्याल है कि अब फिर ये कोई ना कोई सेंसस का या डीलिमिटेशन ये गलत तरीके से करेंगे अब, और ताकि फिर एतराज़ात हो, फिर अपोजिशन वाले फिर एहतजाज करेंगे। अभी तो ये एहतजाज कर रहे हैं सिर्फ इस निज़ाम पे, जब ये डीलिमिटेशन करेंगे, क्योंकि लिमिटेशन तो हुकूमत ही करेगी ना, इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स करेंगे। अब जैसे कराची एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इनका बंदा है ना, मतलब वो करेंगे। उसके बाद फिर जब एतराज़ात होंगे फिर कहेंगे कि कोर्ट्स को कहेंगे कि हम आपका एहतराम करते हैं लेकिन हमें 6 महीने और चाहिए। फिर 2023 जनवरी आ जाएगी, फिर कहेंगे जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम लेकर चलना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है इनको फायदा है ना एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम में। अब जैसे फंड्स अगर ज्यादा चीफ मिनिस्टर के बाद एडमिनिस्ट्रेटर के पास आएंगे, फिर जब एडमिनिस्ट्रेटर को भी इतने इख्तियारात इन्होंने नहीं दिए जिस तरह से। तो आप मुझे बताएं ना, एडमिनिस्ट्रेटर तो मेयर से भी ज्यादा पावरफुल है। मेयर कराची से भी, जब एडमिनिस्ट्रेटर के पास इख्तियारात नहीं है, मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे जब वसीम अख्तर साहब थे, तो आप मुझे बताएं यूनियन काउंसिल के नाज़िम के पास या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के पास क्या इख्तियारात होंगे? सही बात है। और ये तो उल्टा, मतलब अगर किसी पॉलिटिकल दोस्त को भी अगर किसी को आप अकोमोडेट करते हैं तो ये तो उल्टा उसके लिए माइनस पॉइंट होगी कि आप पावर में भी हैं, आप किसी ओहदे पे भी हैं, और आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, ना आप नौकरी किसी को दे पा रहे हैं, ना आप किसी का काम कर पा रहे हैं, ना आप रोड रास्ते साफ करवा पा रहे हैं, ना आपके पास फंड्स हैं, तो फिर इट्स यूजलेस ना। सपोज आप किसी चैनल में काम कर रही हैं, ना आपको सैलरी दे रहे हैं, ना आपके पास शो में खुद बोलने का अख्तियार है। मतलब आपको यहाँ पे बैठा दें, आपको बताएंगे सवाल भी आपको यही करने हैं, जवाब भी आपको यही देने, गेस्ट भी आप अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकती। तो ये उस हिसाब का लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, और मैं समझता हूँ इसका फिर कोई मकसद नहीं है, इसका कोई काम, कोई फायदा आवाम को कोई फायदा नहीं होगा इस चीज़ का। ठीक है जी। जिस तरह से अभी जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है, क्या आप लोग इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जमात इस्लामी का एक अलग मौक़िफ़ है। जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अगर प्रोटेस्ट हुआ भी तो वो एक डिफरेंट अंदाज का प्रोटेस्ट होगा। 2012 में जब ये दोहरी शौरियत का निज़ाम आया था, तो तब भी सबसे बड़ा जलसा भी हमने किया था हैदराबाद में,
और तारीखी जलसा था, और उसके बाद फिर हमने वो इसके अगेंस्ट गए थे, फिर पीपल्स पार्टी ने वो वापस लिया था वो निज़ाम 2002 में जब था, तो 2012 में जो था, सॉरी। तो अब अगर कोई स्ट्रेटजी हम जमात इस्लामी वाले, तो वो 10-15 लोग आके खड़े हो जाते हैं, उनकी तो कोई माजरत के साथ कोई, नहीं, काफी बड़ी तादाद में उनके पर कारकुनान असेंबली ने में शिरकत वो की नहीं है। है, 2 दिन हो गए रिप्रेजेंटेशन नहीं है असेंबली में उनकी। जैसे एमक्यूएम की हाँ, जी जी रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल। हमारे 14-15 प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं, तो उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर वो थोड़े कम असरअंदाज होते हैं जिनके तो हमारी एक अलग स्ट्रेटजी होगी। एहतजाज अभी तक तो हमारा कोई ऐसा प्लान आउट नहीं है, बाकी अगर कोई एहतजाज हुआ तो इंशाल्लाह वो फिर भारी पैमाने में होगा, और वो लेकिन अभी ज्यादातर अली खुर्शीद साहब कह रहे थे कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम इनके मौक़िफ़ में इनके साथ जरूर हैं। अच्छा ठीक है, इनके जो मौक़िफ़ है उसके साथ आप लोग इनके मतलब मिलकर ये कर भी रहे उस निज़ाम पे इनके भी सवाल निशान है, हमारे भी, हम भी मुतमईन नहीं है इसमें। बाकी स्ट्रेटजी हर पार्टी की अलग होती है, अगर मिलकर अगर कंबाइन स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो इनके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, और फिर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा रूलिंग पार्टी पे। हैं। अच्छा जी, महंगाई के खिलाफ कब आवाज उठाएंगे? हम महंगाई के खिलाफ ऑलरेडी आवाज उठा रहे हैं, और हम अब उठा उठा कर हम थक चुके हैं, और हम समझते हैं कि अब हमारे आवाज उठाने से कुछ होगा नहीं, और ना ही हुकूमत के नोटिस लेने से कुछ होगा, क्योंकि हम आईएमएफ के साथ हम टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर चुके हैं। 2023 तो क्या, 2023 के बाद भी जो गवर्नमेंट होगी वो भी इससे ज्यादा महंगाई करेगी, ये मेरे लफ्ज वर्ड्स आप याद कर लें, क्योंकि हम मकरूज हो चुके हैं। तो सर, जो इन्होंने दावे और वादे किए थे वो दावे वादे हैं कहाँ पे? वो गलत है, दावे तो उन्होंने तो किए फिर थे। क्यों इत्तेहाद नहीं, किया हुआ है? देखिए ना, हम किसके साथ फिर इत्तेहाद करें, पीपल्स पार्टी के साथ करें, वो तो इनसे भी बेकार है। अगर टू बी ऑनेस्ट अगर हम बात करते हैं, या फिर नवाज लीग, तो फिर नवाज लीग एक बेहतर ऑप्शन था, लेकिन मसला है कि वो एक पेज पे ही नहीं आ रहे। अच्छा सर, नवाज शरीफ के आने के बड़ी चर्चे हो रहे हैं, नवाज शरीफ क्या आ सकते हैं? नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब देखें एक मेच्योर सियासतदान है, उनके आने से मुल्क में अगर अगर किसी के आने से मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम आता है तो वो बेहतर है, उनको मुल्क में आना चाहिए। और किसी भी सियासी शख्सियत को, एक 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब रह चुके हैं, वो मियाँ साहब का एक अपना एक वेट वजन है, उन पे इस तरह से क्रिटिसाइज करना, उनको इस तरह से दुनिया में गंदा करना, मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के लिए भी ये बेहतर नहीं है। मोहतरमा के शहीद के साथ भी इसी तरह के रवैये पे थे, जब वो दो दफ़ा की वज़ीर आज़म थी, ये तो उनसे भी ज़्यादा 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। तो हमें जो भी है विद इन अ कंट्री हमें इस चीज़ का हल निकालना चाहिए, और एक प्रॉपर एक डायलॉग होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत के बीच में जो इत्तेफाक नहीं होता, वही एक रीज़न है कि मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल भी, और ये महंगाई, बैड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे पास अभी पीपल्स पार्टी के भी आए हुए थे रहनुमा, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी। उनसे मैं पूछती हूँ कि जिस तरह से 2021 में हमने देखा एक लॉकडाउन, और उसके बाद किस तरह से बेरोज़गारी, स्ट्रीट क्राइम, सारी चीज़ें मतलब आपके सामने किस तरह से आवाम परेशान थी, और इसमें गवर्नमेंट का कोई इसमें उनको सपोर्ट नहीं रहा। इवन सिंध गवर्नमेंट ने भी किसी तरह का उनको कोई किसी तरह फैसिलिटेट नहीं किया। 2022 में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम अब दाखिल हो चुके हैं, ओमिक्रॉन जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है, क्या हम दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं? देखिए, अगर एहतियात नहीं किया हम लोगों ने तो जाहिर है फिर लॉकडाउन ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक वायरस एक नेचुरल चीज़ है, और ये वक्तन फ़वक्त जब भी दुनिया में आप 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू देख लें, या उससे 100 साल पहले जब दूसरा वायरस आया था, तब भी आप देख लें कि ये 4 से 6 साल तक ये वायरस रहता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इस वायरस पे वैक्सीन असरअंदाज है, हमें सिर्फ बूस्टर करने की ज़रूरत है, बूस्टर डोज पे अगर हम करा लें तो फिर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं नहीं समझता कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे अनटिल अनलेस हम ज़्यादा कोई बेहतियाती कर लें। बाकी इस साल 2-1.5 साल में इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर, अभी भी बेहतर हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और बेहतरी की तरफ चली जाएंगे, दुनिया नॉर्मल की तरफ चली जाएगी, जा भी रही है, चली जाएगी। बाकी जैसे हुकूमतों की आप कह देंगे, हुकूमतों ने आवाम को ज़्यादा रिलीफ तो नहीं दिया, एक अंडरस्टूड चीज़ है। जब भी हम इनसे बात करते हैं पीपल्स पार्टी वालों से, वो कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, NICVT। फेडरल गवर्नमेंट से बात करते हैं, वो कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन सब चीज़ों से हमें दूर निकलना पड़ेगा। अवाम को हमें देखना पड़ेगा कि अवाम को हम निचली सतह तक रिलीफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं।
अब इंटीरियर अंदरूनी सिंध में हम जाते हैं, हम देख रहे हैं औरतों को, आप देख रही होंगी लाइनों में खड़ी हैं, 1000 2000 3000 बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे। उनको अच्छा, लेकिन इनका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अब वो बंद हो चुका है ना? वो अब एहसास के लिए वो करते हैं, उसमें आपकी भी बड़ी इसमें वो काविश रही है। मेरा ही प्रपोजल था वो। असल में इशू ये था कि 2018 की इलेक्शंस में जब हम कंटेस्ट कर रहे थे नेशनल असेंबली का इलेक्शन, तो मैं एक पोलिंग स्टेशन में गया, मेरे हाल में मैं एक पोलिंग स्टेशन पे गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मुझे किसी ने कॉल की, मेरे चीफ एजेंट ने मुझे कॉल की कि आप प्लीज़ आएँ, यहाँ पे एक लेडी है, वहाँ जा नहीं रही 3-4 घंटे से। वाक़या बताता हूँ, तो मैं वहाँ गया पोलिंग स्टेशन, मेरे हालात शहर की पोलिंग स्टेशन थी, मैं वहाँ गया तो वहाँ पे एक उर्दू स्पीकिंग लेडी थी, वहाँ बैठी रही। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बाहर बैठी हुई है, इनके पास कार्ड भी नहीं है, कह रही है कि कार्ड मैं भूल गई हूँ घर पे, और अभी जो है वो मेरी बेटी गई है कार्ड लेने, लेकिन ये बाहर वेट कर रही है पोलिंग स्टेशन के बाहर, मतलब अंदर प्रीमिसेस में बाहर वेट कर रही है, लेकिन जो भी अगर कोई लेडी आ रही है तो उनको कह रही है अगर आपने वोट पीपल्स पार्टी को नहीं दिया तो आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बंद हो जाएंगे। अच्छा, वो एक उनकी पॉलिटिकल टेक्निक थी जो थ्रू आउट प्रोविंस उन्होंने चलाई। तो मैंने क्या किया कि इखलाक के दायरे में मैंने कहा मैंने एक चेयर रख ली उनके साथ में, मैं वहाँ बैठ गया उनके सामने, मैंने कहा अम्मा जब तक आप बैठी हैं मैं भी बैठा हूँ एज अ कैंडिडेट। अच्छा, लेकिन सही। थिंग इज दैट कि मसला ये है कि आप मुझे बताएं कि आप बोलने तो मैं आपको दूंगा नहीं यहाँ पे। तो फिर आर्मी और रेंजर्स ऑलरेडी पोलिंग में थी, तो वो आए मुझे, उन्होंने कहा कि सर आप तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप ऐसा ना करें कि बाहर हमारे सपोर्टर्स भी हैं। मैंने कहा आप इनको हटाएं, सही नहीं बात तो है। फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने उस लेडी को फिर फोर्सफुली हटाया बाहर। तो फिर वो पर उस दिन मेरे दिमाग में आया कि ये इस चीज़ को एज अ हथियार यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल टूल यूज़ करते हैं। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये प्रपोजल दिया था कि मेरा कतन, देखें मोहतरमा शहीद को आज भी हम इज़्ज़त व एहतराम से याद करते हैं, मेरा उन पे क्रिटिसाइज करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि उनके नाम को गलत अंदाज से यूज़ किया जा रहा है, और सही ये बात पैसे है। पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैं, पैसे पाकिस्तान के अवाम टैक्स पे करती है, उसके पैसे हैं, कैश एक पार्टी उसको पॉलिटिसाइज कर रही है। तो फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक प्रपोजल दिया था और प्राइम मिनिस्टर साहब को ने एक्सेप्ट किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो इम्पोज भी हो गया। आज वो एहसास कफालत प्रोग्राम है, और ये मेरे ख्याल से ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से बगैर के लाइनों में जिस तरह से था कि कई कई दिन तक लोग जो है वो इंतजार करते थे पैसे आएंगे, इसमें करप्शन भी कितनी की गई थी वो भी आपके सामने। अभी ये बैंक के जरिए मेरे ख्याल से वो आते हैं और करप्शन वापस अभी भी है, एनआईसी से इस वक्त करप्शन अभी भी है उसमें। आप उसमें करप्शन इस तरह की है कि उसमें ऑफिसर्स हैं 16 17 ग्रेड से, उनको इन्होंने उनके नाम दर्ज कर दिए थे जब इनकी हुकूमत थी वफाक में। तो अब वो जो है वो ऑफिसर्स हैं जिनकी मतलब लाखों रुपए जिनकी सैलरी है, वो जाके लेते हैं 2000 3000 जाके उठाते हैं। हम लोगों का ज़र्फ है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। अच्छा, अच्छा जी, तो वापस हम उसी तरफ आ जाते हैं जिस तरह से अभी अब लॉकडाउन का हम जिक्र कर रहे थे। तो अंदरून सिंध में इन्होंने कोई किसी किस्म के कोई वो बनाए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं। जी, ये मैं हमेशा मेरी एक आदत रही है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम शहर में हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे प्रॉपर सेंटर्स उन्होंने नहीं बनाए प्रॉपर थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है, या अंदरून सिंध में मैंने देखा है कि ये एक बेहतर काम मौजूदा सिंध हुकूमत ने किया है। खामा खा क्रिटिसाइज करें वो मुनासिब नहीं है। हर जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, अलबत्ता लोग वैक्सीन कराने के लिए तैयार नहीं है, वो एक अलग मसला है। अब आप मुझे बताएं, इमरान खान या मुराद अली शाह लोगों को जाके इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे कि आप वैक्सीन कर दें या बूस्टर करते हैं। लोग वैक्सीन कराने के लिए तैयार नहीं है। अब उसका हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती। वैक्सीनेशन सेंटर्स हर जगह पे अवेलेबल हैं, और लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि जब तक आप वैक्सीन नहीं कराएंगे, जब तक आप बूस्टर शॉट्स पे नहीं जाएंगे, तब तक दुनिया नॉर्मल नहीं होगी। अच्छा, लेकिन हमारे वैक्सीन जो है उसकी इतनी शॉर्टेज थी, बूस्टर्स जो है वो कैसे आवाम को ये लगाएंगे? क्या उसके उन्होंने कोई चार्जेस रखे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ख्याल से अभी तक तो। अंदरून सिंध में एटलीस्ट मैंने जो खुद करवाई थी, मैंने अंदरून सिंध से करवाई थी, मैंने हाला अपने इलाके से करवाई थी। मैंने कहा कि एग्जाम्पल बने कि हम खुद भी यहाँ पे आके करवा रहे हैं। हालांकि हम कराची में भी करवा सकते थे, मेरा लंदन भी फ्रीक्वेंट नहीं जाना होता, वहाँ पे भी जाके फाइजर करवा सकते, लेकिन मैंने नॉर्मल वैक्सीन करवाई। चाइनीज वैक्सीन जो थी साइनोवैक, वो करवाई वहाँ पे, ताकि एक एग्जाम्पल बने, ताकि लोग भी वही करवाएं, और हम उनके लिए एग्जाम्पल हैं। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता बूस्टर डोज मैंने फाइजर का ज़रूर करवाया था, लेकिन वो भी मैंने अपने आवाई इलाके हाला से करवाया था। और लोगों को भी मैं कहता हूँ कि कहीं पे भी जाएं, कोई भी वैक्सीन हो आप जाएं। अब तो सारी वैक्सीन मेरे ख्याल से WHO ने रिकग्नाइज भी कर दी है। आप जाएं, वैक्सीन करवाएं, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम मास्क फ्री जोन में आ जाएंगे, और हम मास्क के बगैर हम ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे, और इंशाल्लाह दुनिया वापस नॉर्मल होगी।
लेकिन इंशाल्लाह। महंगाई जरूर होगी फिर भी। हाँ बिल्कुल, इस महंगाई के खात्मे के लिए आप लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा, इंशाल्लाह। क्योंकि ज़ाहिर है आवाम बहुत परेशान है, बिल्कुल। और जिस तरह से आप देख रहे हैं बेरोजगारी की शरह और आगे बढ़ती और नज़र आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग, मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल। लोग एज इत्तेहादी कम से कम इस चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस करें, उनको कम से कम जो है बिल्कुल। महंगाई को करवाएं। क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोविड है, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, वैक्सीनेशंस करवाएं, और इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकल बॉडीज हों या जनरल इलेक्शंस हों, अपने वोट का इंतखाब सोच समझ कर करें, ताकि ये वोट ही एक जरिया है जिससे इस मुल्क को गैर यकीनी की सूरत से निकाल सकते हैं, और वो ताकत आपके पास है। अपने आप को पहचानें और अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। बहुत शुक्रिया That's it. मखदूम मोहसिन साहब, आपने अपना Thank you. कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन को आज के हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान एदा आसिफ को दें इजाज़त। मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।